सभी को नमस्कार। प्रिय साथियों, जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने मनी डिमांड थ्योरी की बात की और मनी डिमांड थ्योरी में जो हमने फिशर का इक्वेशन था उसको पढ़ा। और फिशर के इक्वेशन में हमने यह देखा कि जो फिशर है वो ये बताता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के मध्य प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की हालतें पाई जाए, मुद्रा का केवल एकमात्र उद्देश्य लेन देन उद्देश्य हो और यदि उस अर्थव्यवस्था में मुद्रा की चलन वेग वेलोसिटी और उस अर्थव्यवस्था में होने वाले ट्रांजैक्शन यानी सौदे स्थिर है, तो इस स्थिति में फिशर अपने नकद शेष समीकरण की सहायता से इस बात की व्याख्या करता है कि जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी उसी अनुपात में है जो कीमतें बढ़ेगी और उसी अनुपात में विपरीत रूप से मुद्रा के मूल्य में क्या होगी, कमी होगी। और ये हम क्लासिकल मॉडल के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं। एक बार फिर हम रिवाइज कर रहे हैं कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्यूटीएम की बात की। उसके अंदर दो अप्रोच है, एक केस ट्रांजैक्शन अप्रोच, एक केस बैलेंस अप्रोच। केस ट्रांजैक्शन अप्रोच है वो फिशर की है, केस बैलेंस अप्रोच है वो मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और किन्स की है। इसको हम कैम्ब्रिज समीकरण भी कहते हैं। कैम्ब्रिज समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्शल और पिगू, रॉबर्टसन जैसे जो अर्थशास्त्री थे वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, इसलिए इनको हम कैम्ब्रिज समीकरण के नाम से भी पुकारते हैं। हमने पिछले क्लास में देखा कि फिशर अपने विनिमय समीकरण, इसको क्या कहा गया था, विनिमय समीकरण। फिशर अपने विनिमय समीकरण की सहायता से इस बात की व्याख्या करता है कि यदि T और V स्थिर है तो जिस अनुपात में M बढ़ेगा उसी अनुपात में P बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी। और फिशर अपने इस समीकरण में फिशर से एक दो बातें और इंपॉर्टेंट निकलती है कि फिशर ने अपने समीकरण में मुद्रा के पूर्ति पक्ष पर अधिक बल दिया, जोर दिया। और फिशर का जो समीकरण है एक प्रवाह समीकरण है क्योंकि ये वेलोसिटी की बात करता है जो कि किसी वर्ष विशेष में या किसी समय विशेष में घटित होती है। इस प्रकार ये फिशर के समीकरण की हमने बात की। आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे केस बैलेंस अप्रोच यानी नकद शेष समीकरण। नकद शेष समीकरण या कैम्ब्रिज समीकरण। इसमें चार समीकरण है, मार्शल का है, पिगू का है, रॉबर्टसन का है और किन्स का है। ये जो है ये फिशर से विपरीत बात करते हैं और ये मुद्रा की पूर्ति की बजाय मुद्रा के मांग पक्ष पर जोर देते हैं, इसलिए इनका जो समीकरण है वो एक स्टॉक समीकरण है। अब हम इसमें देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या बात कही है, क्या क्या इनके सिद्धांत की मुख्य बातें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे नकद शेष समीकरण की। नकद शेष समीकरण। कैम्ब्रिज के जो समर्थक है या जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का ये जो समूह है, मुद्रा की मांग के संबंध में जो इन्होंने सिद्धांत दिया, इन अर्थशास्त्रियों ने माना कि मुद्रा की मांग केवल लेन देन उद्देश्य के लिए ही नहीं की जाती, यानी हम ट्रांजैक्शन करने के लिए नहीं करते, बल्कि इसका एक भाग हम बचाव उद्देश्य के लिए, यानी कि हम एक भाग है जो बचाव उद्देश्य के लिए हमारे पास भी सुरक्षित रखते हैं। ये सभी अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि हमारी जो एक आय होती है, सपोज दैट हमारी 100 रुपए आय है, वो मान लो मनी इनकम है। इस इनकम का एक भाग हम हमारे पास केस के रूप में रखते हैं। मान लो हमारी 100 रुपए आय है तो 100 में से अगर हमने 60 रुपए हमारे पास केस के रूप में, लेन देन के रूप में रखें, तो बाकी जो हमारे 40 रुपए हैं वो हम बचत करके बचत के रूप में रखें। इसको ये अपने समीकरण में के द्वारा दर्शाते हैं, यानी आय का वो भाग जिसे लोग अपने पास नकद रूप में रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्शल की। मार्शल को कैम्ब्रिज स्कूल का जनक कहा जाता है। सबसे पहले हम मार्शल के समीकरण की बात करेंगे। मार्शल है उसको हम कैम्ब्रिज स्कूल का जनक कहते हैं। मार्शल का समीकरण।
मार्शल बताता है कि मुद्रा और कीमतों के संबंध की व्याख्या है वो उसके जो समीकरण है उसकी सहायता से कर सकते हैं। उसने समीकरण दिया m बराबर के वाई। m फॉर क्या है यहाँ पर, m बराबर मुद्रा की मात्रा, के बराबर इसमें माना है कि मुद्रा आय का वह भाग, मुद्रा आय का वह भाग जिसे लोग अपने पास नकद रूप में रखते हैं, और वाई इन्होंने माना है मुद्रा आय, मनी इनकम। मनी इनकम क्या होती है, P इंटू O, यानी P फॉर प्राइस और O फॉर आउटपुट। यानी यदि मनी इनकम को ज्ञात करना है तो मैंने माना कि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है और उसकी 15 इकाइयां बेची जा रही है, तो मनी इनकम कितनी होगी, 150 होगी। तो ये वाई किसको व्यक्त करता है, मनी इनकम को व्यक्त करता है। तो मार्शल का जो समीकरण है वो ये है कि m बराबर के वाई। यदि इस समीकरण को मैं आगे संशोधित करते हुए लिखूं कि m बराबर के और y की जगह में पी ओ लिख दूं तो मेरा समीकरण बन जाता है m बराबर के पी ओ। यदि मैं इसको p के संदर्भ में सॉल्व करूं तो p बराबर m अपॉन के ओ, के ओ। ये मार्शल का जो समीकरण है वो बन रहा है। यह समीकरण ये बताता है कि P और M में कैसा संबंध है, P व M में सीधा या प्रत्यक्ष संबंध है, सीधा या प्रत्यक्ष संबंध है, और P व K में उल्टा संबंध है, के और P में उल्टा संबंध है। तो यह समीकरण ये बताता है कि जैसे जैसे m बढ़ेगा वैसे वैसे p बढ़ेगा, लेकिन जैसा फिशर ने बताया कि अनुपातिक रूप से बढ़ेगा, यानी यदि मनी 10% बढ़ेगी तो प्राइस भी 10% बढ़ेगी, ऐसा इस समीकरण में नहीं है। ये इतना बताता है कि m के बढ़ने से p भी बढ़ेगा, लेकिन किस अनुपात में बढ़ेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि k की वैल्यू क्या है। यदि किसी समय अवधि में k और o स्थिर रहते हैं तो इस स्थिति में m जितना बढ़ेगा उतना p बढ़ेगा, लेकिन यदि k की वैल्यू बदल जाती है तो m के बदलने से p बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते, क्योंकि k भी क्या होता है, परिवर्तनशील हो सकता है। तो मार्शल के समीकरण में जो एक k है, k बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो ये तय करता है कि मुद्रा की जो मात्रा है उसमें और कीमत स्तर में क्या संबंध होगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि k की वैल्यू क्या है। सपोज दैट हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल। यदि हमारे पास k बराबर 0.10 है, यानी कि हम हमारी आय का 10% हिस्सा क्या रखते हैं, नकद के रूप में रखते हैं, और O बराबर 100 है मान लो, और हमारा जो M है, M बराबर मान लो 800 है, तो हम P ज्ञात करनी है, तो P बराबर M अपॉन के ओ, जो हो जाएगा 800 बट्टे 0.10 इंटू 100। P बराबर मैं लिख दूं 800 बटे 0.10 है, इसका मतलब ये हो गया 10 होने का मतलब 0.10 है। इसको मैं सॉल्व करता हूं, सॉल्व किया तो P बराबर 800 बटे 100 गुणा 0.10, P बराबर, ये मेरा यहां से अगर पॉइंट हटाना है तो मेरे को यहाँ डबल जीरो लगाने पड़ेंगे, ये पॉइंट हट गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल। P बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। P बराबर मेरा कितना आ गया,
80 आ गई। यदि इस k की वैल्यू यहां पर बदलकर कितनी हो जाती है, k की वैल्यू बदलकर 0.20 हो जाती है, तो मेरा ये यहां पर ये हालात होगी कि p बराबर 800 बटे 100 गुणा 0.20। यहां से मुझे पॉइंट हटाने हैं, 2 जीरो ऊपर लगा दिए, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो ये कैंसिल, p बराबर 80 बटे 2। तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 40 आ जाएगी। तो ये व्यक्त करता है कि जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ती है p क्या होता जा रहा है, कम। यहां पर k की वैल्यू हमारी 0.10 थी, तो हमारी p की वैल्यू 80 आई, और जब k की वैल्यू 0.20 हो गई तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। ये जो है मार्शल का समीकरण इस प्रकार ये बताता है कि हम हमारी आय का कितना भाग कैश के रूप में रखते हैं, इसी के ऊपर हमारी प्राइस की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी, ना कि प्रत्यक्ष रूप से m के ऊपर। जैसा कि फिशर ने बताया था कि जिस अनुपात में m बदलता है उसी अनुपात में p बदलता है, लेकिन मार्शल कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस अनुपात में m बदलेगा उस अनुपात में p बदलेगा। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि k की वैल्यू क्या है। दूसरा इसमें समीकरण है पीगू का समीकरण, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे अगले समीकरण को। पीगू का समीकरण, पीगू ने बताया कि P बराबर के आर अपॉन एम। पीगू थोड़ा उल्टा लेता है, पीगू जो P है वो मुद्रा का मूल्य लेता है। P किसको दर्शाता है, पीगू अपने समीकरण में P का मतलब लेता है मुद्रा का मूल्य। बाकी फिशर या जो मार्शल था उन्होंने P का मतलब लिया था कि सामान्य कीमत स्तर, लेकिन जो पीगू है वो P का मतलब लेता है मुद्रा का मूल्य। मुद्रा का मूल्य सामान्य रूप से क्या होता है, 1/P होता है, लेकिन इसको इसने किससे व्यक्त किया है, P के द्वारा किया है। और K मतलब लिखा है इसने वास्तविक आय का वह भाग जिसे लोग अपने पास नकद रूप में रखना चाहते हैं। और R बराबर इन्होंने रियल इनकम बताई है। यहां पर ध्यान रखना कि मार्शल लेता है वो लेता है मनी इनकम, और पीगू लेता है वो रियल इनकम लेता है। और M बराबर मनी या क्वांटिटी ऑफ मनी हम कह सकते हैं इसको व्यक्त। पीगू अपने समीकरण में को आगे विस्तार करते हुए अपने समीकरण में बैंक जमाओं को भी शामिल कर लेता है। पीगू मानता है कि लोग केवल मुद्रा अपने पास स्वयं के पास नकद के रूप में ही नहीं रखते, बल्कि इसका एक भाग बैंक जमाओं के रूप में भी रखते हैं। इस प्रकार इन्होंने जो अपने समीकरण को विस्तार दिया उसमें वो बताते हैं कि P बराबर के आर अपॉन एम ब्रैकेट C प्लस H 1 माइनस C। यहां पर अब ये ध्यान रखना है कि C का मतलब क्या है। C का मतलब है कि C बराबर नकदी का वह भाग जिसे लोग अपने स्वयं के पास नकद रूप में रखते हैं। और H मतलब 1 माइनस सी का मतलब है नकदी का वह भाग जिसे लोग बैंक जमा के रूप में रखते हैं। और H को हम सिंपली CRR केस रिजर्व रेशियो कह सकते हैं, यानी लोगों की बैंक जमाओं का वह भाग जिसे बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में यानी कि खुद के स्वयं के पास रखते हैं। इस प्रकार जो पीगू का समीकरण है इससे भी वही निष्कर्ष निकलते हैं जो किन्स के समीकरण से निकलते हैं,
यानी कि सॉरी नहीं, जो मार्शल के समीकरण से निकलते हैं, मार्शल के समीकरण में हमने ये कहा कि P बराबर m अपॉन के ओ। यहां पर हमने ये कहा कि m और P में जो संबंध है वो कैसा है, प्रत्यक्ष है, सीधा तो है लेकिन अनुपातिक है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये k पे निर्भर करेगा। k बढ़ेगा तो p घटेगा, k घटेगा तो p क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि यहां पर इसको पीकू है वो सामान्य कीमत स्तर ना लेकर मुद्रा का मूल्य ले रहा है। यदि मैं इसको मुद्रा के मूल्य के रूप में व्यक्त करता तो मेरा ये समीकरण ऐसे हो जाता 1 अपॉन पी बराबर के ओ अपॉन एम। तो ये सेम ही बात निकल रही है कि ये भी पीकू भी ये कहता है कि एम के यानी मनी के बढ़ने से, क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से मुद्रा का मूल्य है वो घटेगा, लेकिन किस अनुपात में घटेगा ये इस बात पे निर्भर करेगा कि इस के की वैल्यू क्या है। और अपनी इस बैंक जमाओं में इसने कह दिया कि समीकरण का विस्तार करते हुए बता दिया कि सी क्या है, अपनी आय का वो भाग जिसे व्यक्ति स्वयं के पास नकद के रूप में रखता है। और यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि के दो पार्ट कर दिए, एक तो सी कर दिया, एक 1 माइनस सी कर दिया, यानी के का एक भाग तो लोग अपनी, के मतलब है वास्तविक आय का वो भाग जिसे लोग नकदी के रूप में रखना चाहते हैं, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया। एक तो वह भाग जिसे लोग अपने स्वयं के पास नकदी के रूप में रखना चाहते हैं, और एक वह भाग जिसे लोग बैंक जमाओं के रूप में रखना चाहते हैं। इस प्रकार पीगू अपने समीकरण से यह व्याख्या करता है। और पीगू ये मानता है कि जो मनी डिमांड कर्व है यानी कि मुद्रा मांग फलन, वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आयताकार अति परवलय के आकार का होगा, आयताकार अति परवलय के आकार का होगा। इसमें ये क्वांटिटी ऑफ मनी है इस साइड, और इस साइड वैल्यू ऑफ मनी। यहां रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होने का अर्थ है कि एरिया अंडर द कर्व की जो वैल्यू है वो इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या रहेगी, एक समान रहेगी। m1 m2 m3, इसको मैंने p1 p2 p3। तो यदि p1 m1 इक्वल टू होगा हमारा p2 m2 इक्वल टू होगा p3 m3, ये बताता है फिशर अपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सहायता से, आयताकार अति परवलय की सहायता से। अगला हम समीकरण ले रहे हैं रॉबर्टसन का समीकरण। अगला जो मनी डिमांड का समीकरण है वो है रॉबर्टसन का समीकरण। रॉबर्टसन कैम्ब्रिज से ही जुड़े हुए एक समर्थक है, और रॉबर्टसन के इक्वेशन में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। रॉबर्टसन का और जो मार्शल का इक्वेशन है वो लगभग समान है। रॉबर्टसन व्यक्त करता है कि m बराबर, रॉबर्टसन ने अपना बताया कि m बराबर के टी पी, एम यहां पर m4 क्या है, मुद्रा की मात्रा, के मतलब सौदों का वह भाग जिसे लोग अपने पास नकद रूप में रखना चाहते हैं। टी बराबर सौदों की मात्रा और पी बराबर सामान्य कीमत स्तर। ध्यान रखना है कि पीगू ही ऐसा है जो पी को सामान्य कीमत स्तर न लेकर मुद्रा का मूल्य लेता है। यदि इसको मैं पी के संदर्भ में सॉल्व करूं तो m अपॉन मेरा के टी हो जाएगा, क्योंकि
सौदों की मात्रा यानी व्यापार की मात्रा, सौदों की मात्रा, या मैं कह सकता हूं व्यापार की मात्रा। जैसा कि ये क्लासिकल मत से जुड़े हुए हैं, तो ये क्लासिकल में ये माना गया है कि हमेशा अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर स्थिर रहेगा, यानी पूर्ण रोजगार पाया जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन का स्तर स्थिर रहेगा। तो इस स्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि टी और ओ एक ही बात है, कि जो उत्पादन होगा उसका ही क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगा। तो एक ही बात है, सेम निष्कर्ष निकल रहे हैं कि मार्शल के और रॉबर्टसन के समीकरण में कि एम के इंक्रीज होने से पी इंक्रीज तो होगा, लेकिन कितना होगा ये निर्भर नहीं करेगा, अनुपातिक होगा, ऐसा कोई जरूर नहीं है। के इंक्रीज होने से पी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऐसा इनका समीकरण भी बताता है, सेम ही व्याख्या करता है जैसा कि मार्शल ने की। अब ये किन्स का समीकरण है, उसके बारे में हम बात करते हैं। किन्स का समीकरण मुद्रा के कैम्ब्रिज मत से भी जुड़ा हुआ है, और उसके बाद उपरांत किन्स ने अपनी अलग से मुद्रा मांग का जो थ्योरी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, वो दी है, उसको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। यहां किन्स के समीकरण की बात करते हैं। किन्स ने कहा, किन्स का समीकरण किन्स ने थोड़े अलग हिसाब से किया। स्मॉल एन बराबर पी, ब्रैकेट में उन्होंने कहा के प्लस आर प्राइम के, एन बराबर पी प्लस के प्लस आर प्राइम के, ब्रैकेट बंद। इसमें एन का मतलब है, एन को इसने बताया प्रचलन में मुद्रा, सामान्य रूप से हम इसको एन और एम को एक ही कह सकते हैं, इसलिए अपना नोटेशन है वो एन से लिया। और पी यानी जो हम उपभोग कर रहे हैं, पी उपभोग इकाई की कीमत, यानी पी क्या है, पी जो वस्तुएं उपभोग कर रहे हैं, वस्तुओं की कीमत, यह सामान्य कीमत स्तरीय है, सामान्य कीमत स्तर। और जो इसमें के बताता है, के उपभोग इकाइयों की वह मात्रा जो लोग नकदी के रूप में अपने पास, ये उपभोग की दृष्टि से देता है। के मतलब है उपभोग इकाइयों का वह भाग जिसे लोग नकदी के रूप में अपने पास रखते हैं, अपने पास रखते हैं। और के प्राइम क्या है, उपभोग इकाइयों का वह भाग, या के प्राइम है उपभोग इकाइयों का वह भाग जिसे लोग बैंक जमा के रूप में रखते हैं। और आर क्या है, केस रिजर्व रेशियो, आर बराबर सी आर आर कह सकते हैं। इनके भी पॉइंट में यदि हम इसको सॉल्व करें तो P बराबर एन अपॉन के प्लस आर के प्राइम। यदि ये मान लो स्थिर है तो जिस अनुपात में n बढ़ेगा उस अनुपात में P बढ़ेगा, लेकिन यदि ये परिवर्तनशील है तो जिस अनुपात में P बढ़ेगा उस अनुपात में n बढ़ेगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अब हम इन दोनों समीकरणों की, जो पिछले लेक्चर में हमने फिशर का पढ़ा और इसके लेक्चर में हमने मार्शल, रॉबर्टसन, पिगू और किन्स के समीकरण पढ़े, उन दोनों में तुलना करते हैं। तुलना के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो फिशर है वो केवल मुद्रा की एक उद्देश्य के लिए लेन देन की बात करता है, जो कि होता है केवल लेन देन का उद्देश्य। और जो कैम्ब्रिज है उन्होंने कहीं ना कहीं लेन देन के साथ साथ बचाव उद्देश्य के लिए भी मुद्रा की मांग को अपने समीकरणों में शामिल किया। फिशर है वो केवल और केवल मुद्रा के पूर्ति पक्ष पर बल देता है, यानी कि वो कहता है कि जिस अनुपात में m बढ़ेगी उसी अनुपात में p बढ़ेगी। लेकिन कैम्ब्रिज मत है जो पूर्ति पक्ष के साथ साथ मांग पक्ष को भी महत्व देते हैं। इनके जो समीकरण में जो k है, k यानी आय का वह भाग जिसे लोग अपने पास नकदी के रूप में रखते हैं, तो इन्होंने पूर्ति पक्ष की बजाय मांग पक्ष पर अधिक बल दिया, मांग पक्ष को अधिक विस्तृत तरीके से बताने की कोशिश की। साथ ही जो
फिशर का समीकरण है वो एक अवधि विशेष के लिए है, इसलिए एक वो प्रवाह समीकरण है। ये एक समय विशेष की बात करते हैं कि किस समय अवधि पर लोग अपनी आय का कितना भाग नकद के रूप में रखेंगे, तो ये एक स्टॉक के रूप में हो सकता है। और इस प्रकार इनके मुख्य रूप से यही डिफरेंस है। और अगर समानता की बात करें तो इन दोनों में जो बात कही गई है, हम फिशर ने हमें कहा कि एम वी बराबर पी टी, और हम कहते हैं कि पी बराबर एम वी अपॉन टी। हमने v और t को कांस्टेंट मान लिया, तो जिस अनुपात में m बढ़ेगा उस अनुपात में p बढ़ेगा, ऐसा इसमें बताया। लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि जो अभी हमने रॉबर्टसन का समीकरण दिखा, जिसमें हमने कहा कि m बराबर k p t, जिसको हम कह सकते थे कि p बराबर m अपॉन k t। जो k है एक्चुअली वो 1 अपॉन v के बराबर ही होता है, यानी वेलोसिटी और k के बीच में इनवर्स रिलेशन है। यदि मैं यहाँ पर v की जगह ये k फिट कर सकता हूं तो भी सेम ही मेरा निष्कर्ष निकलेगा। इसलिए दोनों में क्या है, रूप में भी एक समानता है। तो ये समीकरण लगभग सेम ही निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, बस थोड़ा सा इनमें अंतर है कि वो कहता है कि फिशर मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के मध्य प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होगा, लेकिन ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध नहीं होगा। हाँ, कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा के मध्य संबंध तो धनात्मक है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि इन दोनों के मध्य क्या होगा। इस संबंध में किसी अर्थशास्त्री ने कहा है कि जो फिशर का समीकरण है उसमें मुद्रा है जो पंखों पे उड़ रही है, और जो कैम्ब्रिज समीकरण है उसमें बैठी हुई मुद्रा की बात की गई है। धन्यवाद।